हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ एग्जाम का गेम चेंजर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पॉलिटिकल साइंस के रिलेटेड पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में। उनके बारे में मैं एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का पूरा एनालाइज करके वो आपके सामने लेके आया हूँ। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनके बारे में। क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस से पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस ही हैं। पहला क्वेश्चन ये आया था, द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जितना इजी क्वेश्चन होता है उतना हम उस माइंड में फंस जाते हैं उस एक के हमें ये आता है तो, लेकिन वो ऐसा होता है कि वो हमें भूल जाता है वो इजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है, द वैकेंसी ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मस्ट बी फिल्ड विद इन, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस की जो वैकेंसी है वो कितने टाइम के अंदर फिल हो जानी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 1 मंथ। जिस बच्चे को करेक्ट आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और द 3 मंथ्स में हमारे पास नहीं है, 12 मंथ नहीं है फर्स्ट मंथ, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास 6 मंथ। 6 महीने के अंदर जो प्रेसिडेंट की वैकेंसी है वो ऑफिस में वो फिल्ड हो जानी चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनहेरिस्ड। फंडामेंटल ड्यूटीज तो आप सबको पता ही है। फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में उनके बारे में बताया गया, उनके बारे में एनलाइट किया गया। तो उसके बाद हमारे पास 4 ऑप्शन है उसके भी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4, पार्ट 4A, पार्ट 4B और पार्ट 5। द करेक्ट आंसर इसका है दी पार्ट 4A। पार्ट 4A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में इनहेरिस्ड किया गया है, बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनमें से कौन सा है जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू लाइफ। आप कमेंट सेक्शन में ये लिख के बताएं कि इनमें से फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं है। राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू स्पीच फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट। इसमें जो फंडामेंटल राइट नहीं है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन इज द करेक्ट आंसर के जो फंडामेंटल राइट्स में नहीं आता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन होता है जो किसी चीज की टेक केयर करता है, किसी चीज का ख्याल रखता है, ठीक है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इन चारों में से हमें यह बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कौन है। तो जो करेक्ट आंसर है इसमें वो हमारे पास है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज द कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ। किसकी रिकमेंडेशन के बाद जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया को फॉर्मुलेट किया गया था, बनाया गया था। 4 ऑप्शन है हमारे पास, वेवेल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर या कैबिनेट मिशन। बहुत इजी क्वेश्चन है, सबको पता है कैबिनेट मिशन के तहत ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्मुलेट किया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। सबसे पहले जो पॉलिटिकल के अलावा जो बच्चे हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है उनको मैं ये बता दूं कि ये स्टेट कोई ये नहीं है कि जो पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, ये स्टेट उसको मेंशन नहीं है। ये स्टेट का टर्म जो है वो डिनोट करता है कंट्री को। पॉलिटिकल साइंस में जहां भी आपको स्टेट का टर्म दिखेगा वो एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है। द क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द स्टेट। स्टेट के को बनने के लिए एक एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या चाहिए। सोवरेंटी, गवर्नमेंट, टेरिटरी या ऑल ऑफ दीज। सोवरेंटी के जहाँ पे आप हर चीज़ की आप जो भी आपके पास अथॉरिटी है वो अपने पास आपकी खुद की हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। गवर्नमेंट सरकार होनी चाहिए आपकी स्टेट के लिए। टेरिटरी आपके पास जगह होनी चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए। इसलिए हमारे पास ये तीनों ही ऑप्शन बनते हैं कि हमें एक स्टेट बनाने के लिए ये तीनों ही ऑप्शंस, ये तीनों ही चीज़ें लगेंगी।
उसमें हमें सोवरेंटी भी चाहिए, उसमें हमें गवर्नमेंट भी चाहिए एक अच्छी, और उसमें हमें टेरिटरी भी चाहिए, एरिया भी चाहिए एक स्टेट को फॉर्मुलेट, एक स्टेट को बनाने के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच हैज बिकम ए लीगल राइट अंडर 44th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 44th अमेंडमेंट के तहत को इनमें से कौन सा एक लीगल राइट है? राइट टू एजुकेशन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू जुडिशियल रेमेडीज और राइट टू वर्क। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है वो किसके रिगार्डिंग बात करता है। और 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है रिगार्डिंग वो ना एजुकेशन के रिगार्डिंग बात करता है, ना वर्क के रिगार्डिंग, ना जुडिशियल रिव्यूज के रिगार्डिंग। तो ये जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जो है 44th अमेंडमेंट जो एक्ट है वो उसमें बात ही की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी सीज टू रिमेन्स फंडामेंटल राइट? पिछले क्वेश्चन में अभी पढ़ा हमने, राइट टू प्रॉपर्टी किस में था? 44th अमेंडमेंट एक्ट। ऐसा क्वेश्चंस कभी कभी आपको रिपीट भी आएंगे, तो लेकिन ये आपका ख्याल रखना है कि अगर ये क्वेश्चन आया है सेम रिपीट 44th अमेंडमेंट का आया है तो राइट टू प्रॉपर्टी इज द राइट आंसर। ठीक है, और यहाँ पे अगर राइट टू प्रॉपर्टी पूछा है तो ये तो 44th अमेंडमेंट इज द राइट आंसर। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। हु प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट? इंडियन पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन को कौन होस्ट करता है, कौन प्रिसाइड्स करता है, देखभाल कौन करता है? चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्पीकर ऑफ लोकसभा या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इन चारों में से जो जॉइंट सेशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट को प्रिसाइड करता है, जो होस्ट करता है, वो है स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर है। ठीक है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्स कैन स्पेसिफिकली रिस्ट्रिक्टेड? आर्म्ड फोर्स के राइट्स जो हैं आपको स्पेसिफिकली पता है कि उनके आर्म फोर्स के राइट्स जो हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल के तहत जो है मेंशन किए गए हैं, रेस्ट्रिक्ट किए गए हैं? आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 और 25, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 19। और जो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 33। आर्टिकल 33 के तहत जो है आर्म्ड फोर्स के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं। ठीक है, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। Which article of Indian Constitution did B.R. Ambedkar term as the heart and soul of the Indian Constitution? Heart and soul किस आर्टिकल को कहा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? हार्ट एंड सोल मतलब जो दिल और जान है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, और वो किस आर्टिकल को कहा गया? आर्टिकल 356, आर्टिकल 14, आर्टिकल 32 या आर्टिकल 19? और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आर्टिकल 32। इसमें आर्टिकल 32 में जो कहा गया है कि आपके पास एक राइट है, राइट टू गो टूवर्ड सुप्रीम कोर्ट। आप सुप्रीम कोर्ट में अपना जो है मुकदमा, अपनी बात रख सकते हो, और सुप्रीम कोर्ट में जो हम जा सकते हैं वो हर एक इंडिविजुअल को एक राइट है कि वो अपना कोई भी केस, अपनी कोई भी चीज़ को लेके, अगर वो उसको किसी चीज़ के रिलेटेड वो तंग है तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। और जो उस आर्टिकल 32 में मेंशन है उसको डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नाम दिया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट टू यूज द टर्म स्टेट? अभी बात की थी कि स्टेट जो है पॉलिटिकल साइंस में वो एक पूरी कंट्री को वो करता है रिप्रेजेंट, मतलब एक पूरी कंट्री को पॉलिटिकल साइंस की टर्म में स्टेट कहा जाता है। सबसे पहले स्टेट का जो वर्ड यूज किया था वो किसने यूज किया था? एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉबस या प्लेटो? सबसे पहले जो पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड नहीं है उनको ये बताता चलो कि ये सब ये पॉलिटिकल थिंकर्स हैं। अपने अपने टाइम के पॉलिटिकल, एरिस्टोटल का तो सबको पता ही होगा क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन तो साइंस में भी बहुत है। मैकियावेली, हॉबस, प्लेटो, ये सब एक पॉलिटिकल थिंकर्स थे। ठीक है, इनमें से जो स्टेट का टर्म यूज किया था सबसे पहले किसी जगह को लेके वो दिया था मैकियावेली ने। मैकियावेली जो पॉलिटिकल थिंकर थे उन्होंने स्टेट को स्टेट का नाम दिया था, कंट्री को स्टेट का नाम दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
हु इज द चेयरमैन ऑफ 20th लॉ कमीशन? 20th लॉ कमीशन का चेयरमैन कौन है? जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस डी.के. जैन, जस्टिस उषा मेहरा या जस्टिस जे.एस. वर्मा? जो करेक्ट आंसर है इसका वो है जस्टिस डी.के. जैन। जस्टिस डी.के. जैन जो है वो 20th लॉ कमीशन के चेयरमैन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन? इलेक्शन कमीशन सबको पता है। इलेक्शन कमीशन में का इनमें से, इन चारों में से कौन सा फंक्शन नहीं है जो इलेक्शन कमीशन रोल प्ले नहीं करता? सबसे पहले आपको ये पता हो कि इलेक्शन कमीशन जो है अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल्स जो है वो इलेक्शन कमीशन करता है। किस पार्टी को क्या सिंबल मिलेगा उसका जो है वो फाइनल डिसीजन जो है वो फाइनल क्या डिसीजन ही जो है वो इलेक्शन कमीशन लेता है। ठीक है। दूसरा, फिक्सेशन ऑफ इलेक्शन डेट्स। इलेक्शन डेट कब होगा, इलेक्शन किस डेट को होगा, वो जो है इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। मेंटेन फेयरनेस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन को स्मूथली कैसे कंडक्ट किया जाए, उसमें क्या क्या इंप्लीमेंट्स लाने हैं वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। बट इलेक्शन कमीशन जो डिसाइड नहीं करता है इज दैट कि सेलेक्टिंग द कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के कैंडिडेट्स को कैसे सिलेक्ट करना है, कौन सा इलेक्शन का कैंडिडेट एलिजिबल है, वो पार्टीज डिसाइड करती हैं, ना कि इलेक्शन कमीशन। ठीक है, कि हमारा किस पार्टी में से कौन सा बंदा, कौन सा एक कैंडिडेट जो है इलेक्शन के लिए लड़ेगा, वो पार्टीज डिसाइड करती हैं, इलेक्शन कमीशन का रोल उसमें नहीं होता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेट इज ए नेसेसरी इवल इज एसोसिएटेड विद। स्टेट इज ए नेसेसरी इवल, ये किससे एसोसिएटेड है? इंडिविजुअलिज्म, आइडियलिज्म, मार्क्सिज्म और कंस्ट्रक्टिज्म। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इंडिविजुअलिज्म के साथ ये है स्टेट इज ए नेसेसरी इवल, इसको एसोसिएट किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस के एक डीप कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं वन टर्म्स में आपको नहीं समझा सकता, लेकिन हम लोग इसके पॉलिटिकल साइंस के जब डीप लेक्चर्स आएंगे हम लोग करेंगे तो इन सभी टर्म्स को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, अभी द टर्म कास्ट डिराइव्ड फ्रॉम, कास्ट का मतलब तो सबको पता है, जाति। कास्ट की जो टर्म है वो सबसे पहले कहाँ से डिराइव हुई, कहाँ से निकली? ऑप्शंस 4 हैं हमारे पास, पोर्तुगीज, डच, जर्मन या इंग्लिश। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है हमारे पास पोर्तुगीज। पोर्तुगीज में से सबसे पहले कास्ट का टर्म का डेरिवेशन हुआ। द टर्म ग्रेटर इंडिया डिनोट्स, ग्रेटर इंडिया जो हम बोलते हैं उस टर्म का क्या मतलब है, क्या दर्शाना चाह रही है वो? पॉलिटिकल यूनिटी, कल्चरल यूनिटी, रिलीजियस यूनिटी या सोशल यूनिटी? ग्रेटर इंडिया का ये मतलब है कि वो एक पॉलिटिकल यूनिटी को भी नहीं, रिलीजियस यूनिटी को भी नहीं और सोशल यूनिटी को भी नहीं, बल्कि कल्चरल यूनिटी को रिप्रेजेंट करने का एक जो टर्म है वो ग्रेटर इंडिया है। कल्चरल मतलब हम लोग का इंडिया में जो भी रह रहे हैं उनका रहना सहना, ऊपर नीचे बैठना, हर चीज़ को कल्चर बोलते हैं। उसको रिप्रेजेंट करने का ग्रेटर इंडिया को जो डिनोट्स करता टर्म, जो ग्रेटर इंडिया है वो उसको डिनोट करती है, किसको? कल्चरल यूनिटी को। ठीक है, अगले पे चलते हैं। विच इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल की एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है? 4 ऑप्शन है हमारे पास, लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन। ये सारे कमीशंस हैं, आपने पढ़े होंगे। इसमें से जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो भी फैसले लेती है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो है प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूशन। प्लानिंग कॉन्स्टिट्यूशन इज आल्सो नोन एज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The declaration that democracy is a government of people, by the people, of the people, by the people or for the people। ये सब आपने सुना होगा पॉलिटिकल साइंस में, ये 6th क्लास में आई थिंक आता है कि डेमोक्रेसी इज मीन्स दैट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की गवर्नमेंट लोगों के लिए और लोगों से। ठीक है, इस चीज़ का जो है ये सबसे पहले किसने ये बात, ये जो डिक्लेरेशन ये किसने दिया? इसमें भी 4 ऑप्शन है, जॉर्ज वाशिंगटन,
विंस्टन चर्चिल, अब्राहम लिंकन, थियोडोर रोसवेल्ट। ठीक है, हमारे पास 4 ऑप्शन है और ये वाला तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन ने ही ये जो टर्म का यूज़ किया था फर्स्ट टाइम और ये कहा था कि गवर्नमेंट इज़ फॉर द पीपल, इज़ ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया अटेंड डोमिनियन स्टेटस ऑन। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस कब मिला था? 15 जनवरी 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1950 या 15 अक्टूबर 1947। इनमें से कब इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिला था? और द करेक्ट आंसर है 15 अगस्त 1947 में। 15 अगस्त 1947 में इंडिया को डोमिनियन स्टेट का स्टेटस मिला। ठीक है, मार्क्स बिलोंग्स टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का नाम आप सब ने सुना होगा, जो भी बच्चे जीएस की तैयारी कर रहे हैं, कार्ल मार्क्स का नाम तो सुना होगा। कार्ल मार्क्स कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी, हॉलैंड, फ्रांस या ब्रिटेन? तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है जर्मनी। सबको ये याद रखना है कि कार्ल मार्क्स जर्मनी से बिलोंग्स करते थे। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट? गार्डियन किसको बोलते हैं? जो प्रोटेक्टिव होता है, जो ख्याल रखता है किसी चीज का। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का गार्डियन क्या कौन है इनमें से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल पार्टीज या जुडिशरी? अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स में किसी का भी अबोलिशन होता है, किसी भी इंसान को उसका फंडामेंटल राइट नहीं मिलता, तो वो जुडिशरी के पास जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका जुडिशरी। इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट में उसको हार्ट एंड सोल कहा गया है ना, आर्टिकल 32 में हार्ट एंड सोल, वो इसीलिए कहा गया है कि कुछ भी परेशानी होती है तो हम जुडिशरी भी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के मतलब जुडिशरी के ही अंडर सुप्रीम कोर्ट आता है। ठीक है, जुडिशरी मतलब कि हम कैसे किसी चीज़ से हम फैसला निकलवा सकते हैं। ठीक है, जो हमारे हक में से ही बेहतर फैसला करेगा। ठीक है, जो हमें इंसाफ देगा, वो जुडिशरी। और इसका आंसर है द फॉलोइंग इज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स का जो गार्डियन है वो है जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी ऑफ इंडिया। द स्पीकर ऑफ लोक सभा हैज टू एड्रेस हिज और हर लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का जो स्पीकर है उसको अगर रेजिग्नेशन लेटर जो देना है तो वो किसको देगा? वो किसको पावर है कि जो उसका रेजिग्नेशन लेटर जो है वो लेगा? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा या मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास पावर होगी? नहीं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास? नहीं। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास ये पावर है कि वो जो है रेजिग्नेशन लेटर जो स्पीकर ऑफ लोकसभा लिखेगा वो किसको लिखेगा? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू किस चीज पे बेस्ड है? मतलब हम कैसे जुडिशियल रिव्यू ले सकते हैं? ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ या प्रीसेंट्स एंड कन्वेंशंस? इनमें से चारों ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। जो प्रोसीजर कानून ने एस्टेब्लिश किया गया है उसी प्रोसीजर के तहत जुडिशियल रिव्यू लिया जा सकता है। ठीक है, समझ आ गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड ऑन। कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग है, जो मतलब एक प्रिंटेड शेप में जो आना है उसका, वो कब कंप्लीट हुआ था? 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 1949 ये भी, और 30 नवंबर 30 नवंबर 1949। चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्टिंग उसकी कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इस सीरीज का। द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज रिटायर्ड एट द एज ऑफ। किस एज में सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रिटायर्ड हो जाता है? जब लास्ट एज है उसकी 60 साल, 65 साल, 62 साल, 58 ईयर्स, 58 साल, 60 ईयर्स, 65 ईयर्स, 62 ईयर्स या 58 ईयर्स? तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है
65 years. 65 years is the age in which Supreme Court judge has to be या मतलब जो उसमें रिटायर हो सकता है, हो जाएगा 65 ईयर्स में उसकी रिटायरमेंट एज होती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग डेली के बेसिस पे या अल्टरनेट बेसिस पे एमसीक्यूज़ की वीडियोस लाएंगे। आज पॉलिटिकल साइंस की लाई है, कल ज्योग्राफी की और ऐसे ही हिस्ट्री की। हम जीएस का पोर्शन ऐसे ही कवर करेंगे पूरा, पीवाईक्यूज देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आऊँगा। आपको जो अगर जिसको आंसर्स पता है वो अपने एक पेन कॉपी लेके उस पर भी लिख सकते हैं, और जिसको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं उसमें लिख के अपना आपको दिखा अपने आप को आप देख सकते हो कि आपको कितनी प्रिपरेशन है और क्या आपका हिसाब किताब है, जो वो सब आपको पता चल जाएगा। और ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। हम और भी ऐसी वीडियोस लाएंगे। एग्जाम का गेम चेंजर करके ये सीरीज़ है, ये आप ज़रूर देखें। एसएससी सीजीएल के जिन बच्चों के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए मस्ट रहने वाली है वीडियोस। और ऐसी और मज़ेदार वीडियोस के लिए एफटी एग्ज़ाम प्रेप को सब्सक्राइब करें।